आज का हमारा ये मार्गदर्शन दो अलग अलग भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में हम मन के स्वभाव और कुछ नियमों को समझेंगे और दूसरे भाग में हम मन पर नियंत्रण और एकाग्रता की विधियों को समझेंगे। हमारा आपसे सुझाव यही है कि आप पूरे मार्गदर्शन को एकाग्रता पूर्वक देखें, समझें, लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए समय पर जाकर के आप सीधा अभ्यास को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आपकी एकाग्रता ही है जो आपको असफल से एक सफल व्यक्ति बना सकती है, अयोग्य से एक योग्य व्यक्ति बना सकती है। लेकिन हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें हम एकाग्र रह क्यों नहीं पाते हैं, इस बात को समझना होगा। इसका सीधा सा कारण है मन की अस्थिरता। जब मन व्यक्ति का बहुत अधिक चंचल होता है, बहुत अधिक भागता है, तो वो एकाग्र रह ही नहीं सकता। इसीलिए योग के अंतर्गत भी कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है, क्योंकि जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तो मन ठहर जाता है, और मन ठहर जाता है तो योगी अपने ध्यान को परमात्मा में लगा सकता है, ईश्वर में लगा सकता है। इसी प्रकार से अगर एक विद्यार्थी का मन ठहर जाए तो स्वाभाविक ही वो अपने मन को पढ़ाई में लगा सकता है, और वो जो भी कुछ पढ़ेगा उसकी स्मृति में वो अच्छे से बैठना शुरू हो जाएगा। अगर आप एकाग्र हो जाएं तो आपको अनुभव होगा कि आपके मस्तिष्क की क्षमता कई गुना बढ़ गई। मस्तिष्क की क्षमता वही है, लेकिन एकाग्रता बढ़ जाने से स्वाभाविक ही आपकी स्मृति में चीजें अच्छे से बैठनी शुरू हो जाएंगी, आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो करना क्या है, मन को एकाग्र करना है, मन को शांत करना है, और हमारा जो मन अलग अलग स्थानों पर भटक रहा है उसे एक स्थान पर लगाना है। मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब आपके मन की अवस्था सतोगुण प्रधान होती है उस समय पर ये आपका मित्र होता है। जब इसकी अवस्था तमोगुण और रजोगुण प्रधान होती है तब ये आपका शत्रु होता है। इन अवस्थाओं के प्रभाव क्या होते हैं ये समझें। जब आप तमोगुण की स्थिति में होते हैं तो आप किताब लेकर के बैठेंगे तो आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर जड़ता आ जाएगी, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अब क्या एक विद्यार्थी स्थिति में पढ़ सकता है? हमें कितने ही कमेंट मिलते हैं कि हम किताब लेकर के बैठते हैं, हमें नींद आने लगती है। ये सभी व्यक्ति तमोगुण की स्थिति में हैं। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण की स्थिति में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, अपने दूसरे कार्यों को करने के लिए उद्यत होंगे, तो आपका मन अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा। आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपका मन वहां से हटके कहीं और लग गया। थोड़ी देर बाद आप अनुभव करते हैं कि मैंने पढ़ तो कई लाइनें ली हैं लेकिन मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, मेरी स्मृति में तो कुछ भी नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां से हट करके कहीं और लग गया। इस तरीके की स्थिति जब व्यक्ति की होती है ये रजोगुण प्रधान स्थिति है। ये तमोगुण से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें भी आप पढ़ नहीं सकते। सतोगुण प्रधान स्थिति, इसमें मन शांत होगा, सहज होगा, मन में किसी प्रकार का कोई वेग नहीं होगा, चाहे वो काम का हो चाहे वो किसी अन्य भोग का हो, एकदम स्थिर होंगे आप। सतोगुणी स्थिति में आपका मन अच्छी चीजों के प्रति प्रेरित होगा, गलत चीजों के प्रति नहीं, और इस स्थिति में आप अपने मन को जहां लगाएंगे वहीं पर ये ठहरेगा और आपके लिए कार्य करेगा। इस प्रकार की स्थिति को ही हमें बनाना है, सतोगुण प्रधान स्थिति में अपने आप को रखना है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ छोटे छोटे 4-5 नियम है, इनका पालन आपको करना है, यही आपके लिए काफी होंगे। यहाँ पर सबसे पहला नियम है कि आपको देर रात तक नहीं जागना है। आजकल हमारे बंधुओं का ये बिल्कुल सामान्य हो गया है। वो चाहे फिल्में देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, किसी भी प्रकार की निरर्थक चैटिंग इत्यादि करते रहेंगे, लेकिन देर रात तक जागना है। कई व्यक्तियों को तो मैं ये कहते देखता हूं कि हम 2 बजे 3 बजे सोते हैं। अरे जो उठने का समय हो गया, जिसमें बस ब्रह्म मुहूर्त के नजदीक आप पहुंच गए, उस समय पर आप सोने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से पतन हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो आपको देर रात तक नहीं जागना है, इससे रजोगुण बढ़ता है। आपको सुबह देर तक नहीं सोना है, इससे तमोगुण बढ़ता है। तो सही समय पर सो जाना और सही समय पर उठना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो इन 2 बातों का विशेष ध्यान। तीसरे स्थान पर आपको दोपहर में जो आप सो जाते हैं, लंबे समय तक सोते रहते हैं, इससे भी तमोगुण बढ़ता है।
अगर आपको नींद बहुत अधिक आती है, रात में आप ठीक से किसी कारण से कभी नहीं सो पाते हैं, तो आप 15 से 20 मिनट तक दिन में सो सकते हैं। इससे अधिक आप ना सोएं, इस बात का ध्यान रखें। चौथे स्थान पर ध्यान रखें कि आपको बहुत अधिक नहीं खाना है। जो व्यक्ति दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो दिन में छोटी छोटी कई मील ले सकते हैं, कई बार खा सकते हैं, लेकिन एक बार में ही अगर आप अधिक खाते हैं तो उससे भी बुद्धि में जड़ता आती है। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा कि अरे ये तो बहुत खाता है, इसकी तो बुद्धि जड़ हो गई है, ये तो मंद बुद्धि हो गया है। क्यों? क्योंकि जड़ता वास्तव में आती है मस्तिष्क में अगर आप बहुत अधिक खाते हैं। तो बहुत अधिक नहीं, भूख से थोड़ा सा कम हमारे विद्यार्थी खाएं और अपनी पढ़ाई में लगे रहें, यही उनके लिए हितकर है। और बहुत अधिक स्पाइसी भोजन जो आप करते हैं, मिर्च मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड आप खाते हैं, इससे भी रजोगुण बढ़ता है और इससे पित्त भी बढ़ता है। और जब पित्त हमारे युवाओं में बढ़ता है तो उनके बाल खराब होंगे, स्किन खराब होगी और मन तो अस्थिर होगा ही। और अंतिम अति महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आप को आध्यात्मिक विषयों में लगाना है। जिस भी तरीके से आप नाम जप करें, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप सेवा दे सकते हैं किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर, या फिर आप सत्संग आदि महापुरुषों के सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों को जब आप करते हैं तो स्वाभाविक ही मन आपका धीरे 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 अत्यंत सतोगुण प्रधान स्थिति में जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इतना मात्र कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप निश्चित रूप से अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचेंगे और आपके जीवन में केवल आर्थिक रूप से संपन्नता ही नहीं होगी, आपके जीवन में शांति और आनंद भी निश्चित रूप से हमेशा बना रहेगा। तो बस इतने नियम हमने आपके साथ ये साझा किए। अब हम आपके लिए बताते हैं कि आपको कौन से अभ्यास करने हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रच्छदन विधारणाभ्या व प्राणायाम। प्रच्छदन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, विधारण यानी कि सांस को बाहर रोकना, इससे मन की स्थिरता आएगी, ऐसा संकेत किया गया है। और इससे वास्तव में ये कहा गया है कि आप कुंभक का अभ्यास करते हैं तो आपका प्राण जो है वो ठहरने लगता है। और ये भी कहा गया है, चले वाते चले चित्तम, जब तक आपकी प्राण वायु पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका मन भी ठहर नहीं सकता। आपके प्राण, आपके विचार और आपकी यौन ऊर्जा, इन तीनों का एक संबंध होता है। तो जब आप अपने प्राणों पर नियंत्रण करते हैं तो स्वाभाविक ही आपके मन पर भी आपका नियंत्रण होने लगता है। किस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है? आपको कमर सीधी करके बैठ जाना है। आप सिद्धासन, पद्मासन या फिर आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार से भी आप बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बैठे और आपने 10 गहरे सांस लिए। दस सांस लेने के बाद आपने पूरा सांस बाहर छोड़ा। पूरा सांस यानी कि थोड़ा भी सांस अंदर नहीं रहना चाहिए। एक बार देखें, हमने सांस तो बाहर छोड़ दिया यहां तक, लेकिन ये पूरा सांस बाहर नहीं गया है। अब इससे आगे और बाहर ही इसको रोक देना है। हमने आपको केवल ये बताया है, आपको जितनी देर हो सके उतनी देर तक सांस को होल्ड करके रखना है। आप जितना लंबा होल्ड कर लेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए, आप ऐसा समझें। बस बहुत अधिक तो ऐसा नहीं कि अपने ऊपर दबाव बनाएं, लेकिन जितना हो सके धीरे 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 आपको सांस को रोकने के अभ्यास को बढ़ाना है। फिर आपने सांस अंदर लिया, 1-2 गहरे सांस आपने फिर लिए, फिर से आपने पूरा सांस बाहर छोड़ा और फिर से आपने रोक दिया। इस तरीके से आपको लगभग 10 बार ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास करने के बाद आपको इससे आगे के दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ना है, जो है मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास। मूर्छा यानी कि व्यक्ति बेहोश हो गया। बेहोशी में स्थिति कैसी होती है उसे कुछ पता ही नहीं होता, कुछ सुध ही नहीं होती। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से धीरे धीरे मूर्छा की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, यानी कि मन पूरी तरह से ठहरना, रुकना शुरू हो जाता है।
इस अभ्यास को करते करते अगर आपको कभी चक्कर आना या फिर आपको जैसे सुन्न सा हो गया हो सब कुछ, अगर ऐसा अनुभव होता है तो वहीं पे रुक जाना होता है, थोड़ी देर तक लेट करके शवासन करना होता है और पुनः अभ्यास करना होता है। कैसे अभ्यास करना है? ठीक प्रकार से कमर सीधी करके बैठेंगे और सांस को पूरा अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरा, उसके बाद गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं देखना है। लगभग 40 के अंश पे आप अपनी गर्दन को रखेंगे। वहां पर रखते हुए आपको अपनी दोनों भौहों के बीच में एकाग्रता को लगाना है। सांस को अंदर भर के अंदर ही रोके रखना है। भौहों के मध्य में अपनी पूरी एकाग्रता को और दृष्टि को भी यहीं पर जमाना होता है। इसे शांभवी दृष्टि कहा जाता है। और जितनी देर तक हो सके आपको सांस को अंदर होल्ड करके रखना होता है। जब असहज लगे तो गर्दन को नीचे करके और सांस को पूरा बाहर छोड़ देना होता है। ये मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास है। एक बार देखें कैसे करना है। सांस को पहले पूरा अंदर भरा, इस तरीके से ये एक अभ्यास हुआ। निर्देश दिया गया है कि इस अभ्यास को शुरुआत में 10 मिनट से ही शुरू करना है और धीरे धीरे इसको और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इससे लाभ लेने हैं तो लगभग 10 मिनट तक ये करना होगा। एक बार किया, गर्दन को सामने लेकर के आए, सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया, फिर से धीरे धीरे सांस को पूरा अंदर भरा, फिर से गर्दन को ऊपर उठाया, फिर से अपनी दोनों भौहों के मध्य में दृष्टि को जमाया। इस दृष्टि को जमाने की स्थिति में आंखें आधी खुली रहती हैं और आपकी पूरी जो पुतली और आपकी जो दोनों पुतलियां हैं वो बिल्कुल कोने में आ जाती हैं, क्योंकि आप अपनी दोनों भौहों के मध्य में अपनी दृष्टि को जमा रहे हैं। हल्का सा भारीपन आपको शुरुआत में लग सकता है, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। अभ्यास आप निरंतर करते रहें। जिन व्यक्तियों को हार्ट की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, मिर्गी की समस्या है, या फिर उनको लंग्स से संबंधित कोई इन्फेक्शन है या कोई सर्जरी आदि हुई है, वो इस अभ्यास को ना करें। बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपका मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास है और इसका बहुत अधिक प्रभाव आपके मन पर, विचारों पर पड़ने वाला है। एक बार आप इस 10 मिनट के चक्र को दोहरा करके देखें, इस मार्गदर्शन को पूरा देखने के बाद, तो एक बार करने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं। और पूरे प्रभाव तब मिलते हैं जब अभ्यास परिपक्व होता है, सिद्ध होता है। तो इसका हमारे सभी विद्यार्थी अभ्यास करें। इससे मन भी ठहरेगा और बुद्धि भी इससे तीव्र और बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब हम अपने अंतिम अभ्यास को समझ लेते हैं क्या करना है। इसके लिए आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है। इन अभ्यासों के करने से प्राणवायु का स्तर आपके शरीर में बढ़ जाएगा। अब उसके बाद जब आप ये अभ्यास करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की तरफ होना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्राणवायु भी आपके मस्तिष्क की तरफ अधिक मात्रा में पहुंचने लगती है, जिससे कि आपकी स्मृति भी अच्छी होती है, मस्तिष्क अच्छा होता है, बार बार भूलने की स्थिति समाप्त होती है और आप मानसिक स्तर पर मजबूत होने लगते हैं। इस तरीके की स्थिति में आपको आना है और अपनी कमर को थोड़ा सीधा रखते हुए इस तरीके से नीचे जाना है। यहाँ आकर के अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और इस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को आपको पकड़ लेना है। इतना करने के बाद आपको अपने सर को इस तरीके से मैट से स्पर्श करा देना है और यहाँ पर आपको रुकना है। इस स्थिति में आप आएंगे तो आपको तुरंत ही अनुभव होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आपके चेहरे की तरफ, आपके सर की तरफ आ रहा है। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, चेहरे पर भी एक ग्लो आएगा और आपके मस्तिष्क के लिए तो ये बेहतर है ही। तो आपको इस तरीके की स्थिति में आ जाना है और यहाँ पर आपको रुकना है। कम से कम 5 मिनट आप यहाँ पर इसी स्थिति में रुकेंगे और फिर आप वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास में आकर के आपको सांस गहरी लेती रहनी है, सांस को रोकना नहीं है आपको। तो ये अभ्यास आपने किया। इस अभ्यास के बाद
आप लेट करके शवासन की स्थिति में चले जाएंगे, थोड़ी देर तक शवासन का अभ्यास करेंगे और उसके बाद आप अपने आगामी कार्य कर सकते हैं। ये जो हमने आपको 3 अभ्यास बताए हैं, ये आपको अपने योग अभ्यास क्रम के बाद में करने हैं और इनके बाद कोई दूसरा अभ्यास नहीं करना है। ये आपके अभ्यास के अंतिम अभ्यास होने चाहिए। या फिर अगर आप योग अभ्यास नहीं करते हैं और आपके पास समय कम है तो केवल इन अभ्यासों को भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए हमारा ये एक पूर्ण मार्गदर्शन था, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय भी आपको बताए और कुछ हमने आपको योग अभ्यास भी बताए। जब ये दोनों चीजें साथ में मिलेंगी तो ये बड़े बदलाव लेकर के आएंगी, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।